नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप इस नए साल के अवसर पर अपने जीवन में खुशियां लेकर आए हैं। आपका जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, आप उसको जल्द से जल्द अचीव करें। और अगर आप उत्तराखंड के अंदर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका ये जो सपना है, इसी मंथ के अंदर पूरा होता हुआ दिखाई दे, मैं यही आशा करता हूँ। बाकी हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो किस तरह की रहने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर में जो काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी, उसमें 2 तरह की प्रोसेस हुई थी। पहली तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी कि हर जिले के अंदर बच्चों को बुलाया गया था। बाकी अगर हम देखते हैं तो एक 5वीं काउंसलिंग हुई थी, 5th काउंसलिंग। उस 5th काउंसलिंग के अंदर सभी को देहरादून यानी कि स्टेट लेवल पर बुलाया गया था। और ये जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग हुई थी, इसमें काफ़ी हद तक सीटें भर चुकी थी। कैसी होगी इस बार काउंसलिंग प्रोसेस, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या संयुक्त काउंसलिंग होगी या फिर जिला काउंसलिंग होगी? तो ये संयुक्त और जिला काउंसलिंग क्या है? अभी देखिए, जिस तरह की मुझको ये जानकारी मिली है कि आप सभी को ये भी अच्छे से पता होगा कि कुछ हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि देहरादून गए थे और देहरादून जाकर उन्होंने निदेशालय में बात की थी। तो निदेशालय से ये जानकारी मिली है और जैसी वो काउंसलिंग प्रोसेस बता रहे हैं, तो उससे तो कहीं तो 72 जो जनरल व्यक्ति है उसका सिलेक्शन हो जाएगा और कहीं पर किसी व्यक्ति का अगर 82 नंबर है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इतना अंतर कैसे होगा? क्या बहुत गलत तरीके से होगी इस बार काउंसलिंग? तो यही प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। भाई, आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि जो हमारी प्रत्यय आवेदन सूची थी वो जारी हो भी गई है और उसकी जो अंतिम तिथि है वो भी समाप्त हो चुकी है। और अब आपकी ये जो काउंसलिंग है, ये आप सभी को पता है कि 12 जनवरी 2026 को होनी है। और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी आपको मिल भी गई होगी। परंतु इसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसी होने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसा जो हमारे साथी देहरादून गए थे, तो उन्होंने हमें यह जानकारी दी है कि इस बार निदेशालय ने यह प्लान बनाया है कि जिस जिले के अंदर जितने भी आवेदन हुए हैं, यानी कि मान के चल लेते हैं, एक हमारे पास एक जिला है, कोई सा भी जिला ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने पिथौरागढ़ जिला ले लिया। ये लो, हमने लिख दिया यहाँ पर पिथौरागढ़। तो ये जो पिथौरागढ़ जिला है, इस जिले के अंदर चाहे कितनी भी सीटें हों, और आप सभी को अच्छे से पता है कि पिथौरागढ़ जिले के अंदर मात्र 80 सीटें हैं, जबकि आवेदन की संख्या अगर हम देखते हैं तो भाई 5 से 6,000 के लगभग बीच में है। तो इतने यहाँ पर आवेदन हुए हैं और सीटें कितनी हैं? मात्र 80 हैं। तो निदेशालय वाले इस समय यह बोल रहे हैं कि हम प्रत्येक जिले में जितने भी आवेदन हुए हैं सबकी मेरिट बना देंगे। यानी कि चाहे 5,000 हुए हों या 6,000 हुए हों या 7,000 हुए हों, हम सबकी मेरिट बना देंगे और सभी को एक साथ बुला लेंगे। और ये जो आपकी काउंसलिंग है, इसमें भाई 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, कि जितनों का भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, यानी कि जिन्होंने भी आवेदन किया है, वो इतने दिन की प्लानिंग करके अपने जिले के हिसाब से जाएंगे। पर क्या आपको लगता है, क्या यह वाला तरीका अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? तो देखो, इससे तो बहुत सारे बच्चों को नुकसान भी होगा। मान के चलो, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका गुणांक थोड़ा कम है, परंतु लिस्ट में उसका नाम है, तो उसको एक होप लगी रहेगी कि हो सकता है मेरा भी नंबर आ जाए। तो वो भी वहां जाएगा और पहले दिन जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा दिन, यानी कि अगर वो 4 दिन भी वहां पर रुकेगा, तो उसके आने जाने, रहने, खाने पीने का कितना खर्चा हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये जो डीओ ऑफिस है, ये अपने ऑफिस में इतने सारे बच्चों को रोक लेंगे, तो उनके रुकने की भी व्यवस्था नहीं होगी। और आप सभी को ये भी पता है कि भाई बहुत सारे हमारे दुर्गम जिले, पहाड़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर होटल की भी सुविधा नहीं होती है। तो ये जो बच्चे हैं, इतने सारों को जब ये बुला लेंगे, तो इनको रखेंगे क्या? क्या इनका प्री प्रोग्राम है? क्या इनका प्री प्लान है? तो इसका मतलब तो ये है कि ये अभ्यर्थियों को परेशान करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई, इससे अच्छा तो ये है कि आप एक संयुक्त काउंसलिंग करा लो। आप सभी को, अगर आपने 5-6 हज़ार बच्चों को बुलाना भी है, तो आप इनको टुकड़ों में तोड़वा लो। टुकड़ों में तोड़ तोड़कर इनको देहरादून बुला लो। भाई, आपकी 1650 सीटें हैं, लगभग इतनी ही है। तो आपको क्या करना है भाई, इतनी ही तो सीटें भरनी है। आप क्या करो, 3 दिन में इनको भर लो। पहले दिन 600 बच्चे बुला लो, दूसरे दिन भी 600 बुला लो, तीसरे दिन भी 600 बुला लो। तो भाई 600 भी करके अगर आप बुला लेते हो, तो 3 दिन में आपकी काउंसलिंग देहरादून के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सीटें भर जाएंगी, अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगी। तो इसीलिए आप सभी को इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर ये जो तरीका होता है तो भाई बहुत गलत तरीका होगा ये, और ऐसी ही हमें जानकारी मिल रही है। इससे बस बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होगा। बस इससे तो भाई यही हो सकता है कि कहीं भाई 72 वाला जॉब ले जाएगा और कहीं 82 वाला भी नहीं लग पाएगा। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए।
इस अन्याय को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या इसके लिए आवाज़ उठाना उचित रहेगा? बिल्कुल उचित रहेगा। आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। आप जाकर अधिक संख्या में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, धन सिंह रावत जी, उन मंत्री जी से मिलिए और उनके सामने अपनी समस्याएँ बताइए कि भई आप इतने सारे लोगों को एक जिले के अंदर कैसे बुला सकते हैं? कोई नियम कानून है या नहीं है? मान के चलो भई पिथौरागढ़ के अंदर 80 सीटें हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार यहाँ पर फार्म डाला है, तो आप 5 से 6 हज़ार बच्चों को 80 सीटों के कंपैरिज़न में कैसे बुला सकते हो? कौन से नियम के अनुसार आप बुला सकते हो? तो इसके लिए आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए, मंत्री जी से मिलना चाहिए और साथ-साथ में मैं तो यही भी कहूँगा कि आप सभी को निदेशालय में जाकर अपनी माँगों को रखना चाहिए कि भई आप एक प्रॉपर वे में काउंसलिंग कराइए, जिससे कि आपकी सीटें भी भर जाएँ और जो ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, वो परेशान भी ना हों। नौकरी भी अधिकांश लोगों को मिल जाए। तो भई अगर आपकी 1650 सीटें हैं, तो ये हमें भी पता है कि आप 1650 को ही नौकरी दोगे, पर आप बच्चे भी तो उसके हिसाब से ही बुलाइए। भाई आप मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, पहले आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपके जितने भी बच्चे वहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं, तो उसके 2-4 दिन के बाद सेकंड निकाल दीजिए, फिर 2-4 दिन के बाद थर्ड निकाल दीजिए। इस तरह से भी आप आसानी से करवा सकते हो। नहीं तो बच्चों के गुणांक के हिसाब से सभी को देहरादून बुला लीजिए। जिन बच्चों का हाई गुणांक है, जिस तरह से आपने बीआरपी, सीआरपी की भर्ती कराई थी, तो भई बीआरपी, सीआरपी में भी तो आपने सभी बच्चों को देहरादून ही बुलाया था ना, टुकड़ों में उनको तोड़-तोड़ कर। इस तरह से बच्चों को भी टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर बुला लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले दिन बच्चों से कह दो कि भई जो भी बच्चे 80 प्लस गुणांक वाले हैं, वो सारे देहरादून आ जाएँ। दूसरे दिन 75 प्लस गुणांक वाले बच्चे आ जाएँ। तीसरे दिन 70 प्लस गुणांक वाले बच्चे आ जाएँ, चौथे दिन 65 प्लस गुणांक वाले बच्चे आ जाएँ। तो इस तरह से भी आप 4 दिन के अंदर ये काउंसलिंग की प्रोसेस को निपटा सकते हो और सिर्फ देहरादून के अंदर ही। आपको सभी अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिले में भी नहीं भेजना पड़ेगा। भई जिसका नंबर आ जाता है, जो कन्फर्म हो जाएगा जिसकी सीट, तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपने जिले में चला जाएगा, जो भी उसको जिला आवंटित होगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, नहीं तो भई आजकल ऑनलाइन की इतनी अच्छी सुविधाएँ रहती हैं कि आप घर बैठे-बैठे बच्चे से फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। बच्चे की जो भी प्रेफ़रेंस होगी, उस बच्चे की प्रेफ़रेंस के हिसाब से आप उनसे फॉर्म भरवा लीजिए। फिर आप उनका जितना भी गुणांक बन रहा है, उस गुणांक को मैच कर लीजिए कि इसने जो प्रेफ़रेंस भरी है, क्या उसके प्रेफ़रेंस के हिसाब से इस बच्चे को ये जिला आवंटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बच्चे ने फर्स्ट जिले में मान के चलो नैनीताल फिल किया है, तो नैनीताल में चेक कीजिए। सेकंड में अगर उसने मान के चलो पौड़ी सिलेक्ट किया है, तो पौड़ी में सिलेक्ट कीजिए कि इसका यहाँ पर नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। थर्ड में कीजिए, थर्ड में अगर उसने टिहरी सिलेक्ट किया, तो टिहरी देखिए क्या उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। भई किसी न किसी जिले में तो उसका नंबर आएगा, नहीं आता है तो उसका गुणांक अगर कम होगा तो नहीं आएगा। अगर उसका किसी भी जिले में सिलेक्शन होना होगा, तो इस प्रेफ़रेंस के हिसाब से उसको पता चल जाएगा और फिर वह व्यक्ति उसी जिले में अपना डीबी कराने के लिए चला जाएगा। तो भी आपको ऐसा करना चाहिए, मुझको ऐसा लगा है। बाकी जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना और आपने क्या करना है भई इसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी पड़ेगी। यदि आप इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों का ही इसमें बहुत बड़ा अहित होने वाला है। तो ऐसा अहित होगा कि आपका जो फ्यूचर है ना, वो स्पॉइल ही हो जाएगा। आप ये मान लीजिए। बाकी भी मुझे जितना बताना था, मैंने आपको बता दिया है। बाकी मेरी वीडियो में बस इतना ही है। बाकी अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको करना है, तो ये भी मैंने आपको बताया है। अब आप क्या करते हैं भई ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे। डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपके पास कोई राय है, कोई प्लान है तो आप हमें बता सकते हैं। और साथ-साथ में मैंने जो काउंसलिंग की प्रोसेस है, यानी कि काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग से संबंधित मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना रखा है। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, जिसमें काउंसलिंग से संबंधित बातें की जाएँगी, जब काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगी तो आप हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।